Hello students, I am Madhiha Fatma from Golden Arc Academy. So today पहली बात तो होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे एंड अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. So pack your bags and stuffs and bring out all your pen and pencil and be ready क्योंकि आज हम लोग न्यूक्लियस का टॉपिक कंटिन्यू करने जा रहे हैं. एंड अर्लियर जैसे मैंने आपको बता दिया था हर लेक्चर में मैं बताती हूँ, इसमें भी मैं बता रही हूँ कि बेसिकली हमने फर्स्ट में क्या किया था. हमने फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था जिसमें कि हमने साइंटिस्ट की डिस्कवरी और कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किया था. फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था अबाउट द न्यूक्लियर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. फिर उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट अ सेल रिक्वायर फॉर इट्स कंपोजिशन, जिसमें हमने 3 मेन चीज़ें पढ़ी थी. फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. फिर उसके बाद हमने सेल वॉल देखा था. फिर अभी प्रीवियसली हमने न्यूक्लियस के बारे में मेरा प्रीवियस लेक्चर होगा और अभी इधर हम लोग न्यूक्लियस को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. एंड एज जो मेरा लेक्चर देखते हैं उन्हें पहले से पता होगा और जो अभी न्यू है वो आप लोग फिर से सुन लो कि मैं 9th एंड 11th कंबाइन करके पढ़ा रही हूँ. तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का कि अगर आपको ये चीज़ 9th की क्लास के बुक में नहीं मिल रहा है तो वो डेफिनेटली आपको 11th के NCERT बुक में मिलेगा. तो कुछ भी घबराना नहीं है. एवरीथिंग आई एम टीचिंग यू राइट नाउ इज़ इन योर सिलेबस एंड नथिंग इज़ आउट ऑफ योर सिलेबस और एन एक्स्ट्रा पार्ट. क्योंकि पहले आप NCERT पे कमांड ले आओ, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा पार्ट पे जाएंगे बाद में, बट पहले कमांड ऑन द थिंग दैट इज़ बेसिक फॉर यू ऑल. ठीक है, तो आज हम लोग न्यूक्लियस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. एंड बेसिकली इधर हम लोग ने प्रीवियसली 9th एंड 11th का थोड़ा मिक्सअप किया था. अभी 11th बेसिकली हम लोग 11th पार्ट को कवर करेंगे इस न्यूक्लियस वाले टॉपिक में. ठीक है, तो अभी लेट्स पुट ऑन आवर हेडलाइन विद द टॉपिक ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस में डबल लेयर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब ये बताओ मुझे कि अगर मैं यहाँ पर आपको डबल लेयर मेम्ब्रेन बनाती हूँ, ये पूरा कवर है मान लो. ठीक है, तो अभी आप क्या देख रहे हो कि ये मैंने आपका बनाया क्या, ये आपका टोटल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में क्या आप यहाँ पर स्पेस देख रहे हो? तो क्या हम लोग इस स्पेस को खाली छोड़ने वाले हैं? नहीं. ये जो स्पेस है इसको हम लोग क्या कहेंगे, दिस स्पेस इज नोन एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस. ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में आता है. 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का लेयर है, उसके बीच का जो स्पेस है उसको क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ठीक है, तो अभी हम इसको डेफिनेशन में लिख लेते हैं. क्या लिखेंगे कि पहले आप ये लिखो, द इंटरफेस न्यूक्लियस इंटरफेस न्यूक्लियस मतलब द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ डिवीजन. ठीक है, द इंटरफेस the interphase nucleus is particularly present when the cell do not divide and contains क्या क्या कंटेन करेगा। अब जब कोई सेल डिवाइड नहीं करेगा और बिफोर डिवीजन हमने क्या क्या पढ़ा था, इंटरवाइन फॉर्म में क्या था,
क्रोमोसोम था, फिर उसके बाद और भी चीज़ें थी। और भी चीज़ें में क्या हम लोग देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्रोमैटिन है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, फिर उसके बाद एक और चीज़ है, ठीक है। तो आप लिख लो कंटेन्स क्रोमैटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन मोर थिंग दैट इज, अभी सोचो आपको क्या क्या एक चीज़ हो सकता है, अभी मैंने आपको शायद इस बारे में बताया भी है। तो दैट वन मोर थिंग इज अ spherical body known as nuclei. ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अगर मैंने ये न्यूक्लियस स्ट्रक्चर आपका बनाया है, तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर जो कि एक बड़े से सेल में प्रेजेंट होता है, तो पर्टिकुलरली उसमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। आपको न्यूक्लियर पोर मिलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेंगे और भी ऐसी चीज़ें मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं। इधर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। फिर इधर आपको विजिबल ये नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप माइक्रोस्कोप में देखोगे नहीं। बस मैं बता रही हूँ कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है। ये मत समझना कि न्यूक्लियस खाली होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोलाई होता है, फिर उसके बाद आपका हमने जो पढ़ा बाहर में, ये क्या है, दिस इज दी, ये दोनों चीज़ें क्या है आपकी, दिस इज दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपका क्लियर होगा। हमने न्यूक्लियाई तक पढ़ लिया, अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी पेरीन्यूक्लियर का हम लोग बेसिकली डिफाइन करेंगे, जो स्टेटमेंट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट of a parallel lining membrane known as perinuclear मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या, हमने तो पढ़ा ये क्या है, ये न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप के अंदर चीज़ें होती है, तो ये न्यूक्लियस का कवरिंग है, वो भी डबल लेयर्ड है, तो ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल तो आप समझ ही रहे होगे कि एक दूसरे को क्रॉस ना करे, तो ये क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ये जो पैरेलल स्ट्रक्चर है, पैरेलल लाइनिंग मेम्ब्रेन है हमारा, वो क्या है, दैट इज नोन एज दी पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं। अभी पेरीन्यूक्लियर का क्या काम है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरीन्यूक्लियर, क्यों जरूरत है पेरीन्यूक्लियर की। तो पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन forms a boundary between nucleus and साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो हमें एक एनवेलप की ज़रूरत है, एनवेलप को हमें एनवेलप का क्या काम है कि वो बाहर और अंदर से बचा रहा है, मतलब क्या कि जो हमारा सेल प्रेजेंट होता है, हमारा जो सेल है
ठीक है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है और ये हमारा क्या है, दिस पार्ट इज न्यूक्लियस and this part is साइटोप्लाज्म, ठीक है। और हमारा जो न्यूक्लियस का यहाँ पर ये जो बाउंड्री बना रहा है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है, एक तरह से बाउंड्री बना रहा है कि जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म से मिक्स ना करे। तो उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी हमें, पेरीन्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, पेरीन्यूक्लियर स्पेस की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जिसमें कि आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि हमें 3 चीज़ें चाहिए जिसके बेसिस पर हम लोग एक वेल डिफाइंड सेल कह सकते हैं, एक सेल को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ परफेक्ट सेल। तो वो सारी चीज़ें क्या थी हमारी, पहला था सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा था हमारा साइटोप्लाज्म। तो इधर हम देख रहे हैं, मैंने बोला क्या कि कुछ मैच्योर सेल्स में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्या इसका मतलब है कि वो सेल्स डेड है? तो मतलब मेरा आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू पीपल कि कैन आई से दैट कि वो सेल्स डेड है। मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एज इफ टेक एरिथ्रोसाइट्स। एंड एरिथ्रोसाइट्स मैंने आपको बताया था कि आप ब्लड चैप्टर में पढ़ोगे, एरिथ्रोसाइट इज आरबीसी। आरबीसी जब मैच्योर होता है तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो डेड सेल है? क्योंकि न्यूक्लियस जब है नहीं तो उसको लिविंग कैसे कह सकते हैं? बट ऐसा नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि आरबीसी हमारा सारे लिविंग थिंग्स का एक्वायर करता है। मतलब अगर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट भी है फिर भी वो कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करता है जिससे कि लगे कि सेल डेड है, ऐसा लगे कि वो कोई फंक्शन मिस करता है। नहीं, आरबीसी परफॉर्म्स एवरी फंक्शंस। वो वॉइड स्पेस फील नहीं करने देते कि अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो ये फंक्शन नहीं कर सकता। तो इस वजह से हम लोग आरबीसी को डेड सेल नहीं कह सकते हैं, दैट इज स्टिल अ लिविंग सेल। जैसे हमने ह्यूमन की बात कर ली, एरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी, वैसे ही प्लांट में अगर हम सीव ट्यूब की बात करें तो सीव ट्यूब में भी सेम फंक्शन है। उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है आपका, बट स्टिल इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ डेड सेल, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल्स में आ गया। यहाँ पे मैंने क्या भी इधर मैं लिखती हूँ आपको, जिनको डायग्राम बनाना है आप लोग बना लो, और जिनको नहीं बनाना है वो पास ऑन करो और अच्छे से समझो, माइंड में सेट कर लो कि कैसे किधर कहाँ प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं, और पेरीन्यूक्लियर स्पेस किसको कहते हैं। Some mature cells lack nucleus. Example: erythrocytes, erythrocyte, RBC in human being. फिर दूसरा होगा क्या, सीव ट्यूब इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया कि सम मैच्योर सेल्स लैक न्यूक्लियस बट स्टिल दे आर considered as living because they fulfill
all the requirement of a लिविंग सेल। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब हम लोग आगे देखेंगे अबाउट द न्यूक्लियोप्लाज्म और द न्यूक्लियर मैट्रिक्स कि आखिर ये क्या होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, और ये इसका क्या रोल है कि इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखते हैं द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस का अगर हम सिंगुलर फॉर्म पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे न्यूक्लियोलाई, इसका सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि न्यूक्लियोलाई कैसा स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोलाई आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोलाई का आप लोग डैश दे करके लिख लो, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि लाइक न्यूक्लियोलस हमने पढ़ा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो न्यूक्लियोलाई का क्या फीचर है कि इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है तो इसका क्या फंक्शन है कि ये आरएनए आपने पढ़ा होगा कि ये मैसेंजर प्रोटीन है, तो आरएनए एंड प्रोटीन के ट्रांसफ़र में हेल्प करता है। तो हम लोग न्यूक्लियोलाई का पार्ट पढ़ेंगे, दैट न्यूक्लियोलाई is do not have a membrane bound, nucleoli do not have a membrane bound organelle। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियोलाई के बारे में ही कि इट इज एन एक्टिव साइट फॉर आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियोलस प्रेजेंट जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। फिर न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई का क्या काम होता है कि वो एक तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है मतलब क्या होगा कि इट इज़ द एक्टिव साइट फॉर आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि एक मिनट, आप यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल मत लिखो, ये गलत हो जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर करो यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनल हम लोग आगे पढ़ेंगे जो कि सिर्फ कुछ पार्ट्स होते हैं। हम लोग सेल के सारे पार्ट्स को नहीं कह सकते हैं कि वो सब आपका सेल ऑर्गेनल है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस आर देयर एंड उसको कैसे सेंट्रलाइज किया गया है और उसके शेप्स के बेसिस पे उसको नाम दिया गया है, उसका नॉमेनक्लेचर हुआ है। अब क्या होता है कि जब हम लोग सेल डिवाइड करते हैं तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ
सेल डिवीजन जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो क्रोमोसोम्स में मतलब क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेता है। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन the nucleus is specified to different in different structure of क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जब सेल डिवाइड होगा तो हम लोग तब से पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब सेल डिवाइड होगा तो जो आपका न्यूक्लियस है वो क्रोमोसोम में आएगा, फिर क्रोमोसोम से क्रोमैटिन में आएगा, फिर डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिविजन द न्यूक्लियस इज स्पेसिफाइड इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होगा कि क्रोमोसोम के अंदर क्या क्या आएगा वो चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर हमने पता था कि जब क्रोमोसोम डिवाइड करता है तो इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन रहता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि क्रोमैटिन कंटेन्स क्या क्या कंटेन करता है, कंटेन्स डीएनए, प्रोटीन, और अब इस प्रोटीन का भी नाम होता है और इस प्रोटीन को क्या कहेंगे, प्रोटीन known as हिस्टोन प्रोटीन, फिर कॉमा दे करके ये ए नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी कंटेन करते हैं। अब ये हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या है, इट इज़ जस्ट अ नेम दैट यू नीड टू रिमेंबर। ये सिर्फ नाम है और आपको बस ये याद रखना है। ठीक है, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन रखता है। फिर उसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स RNA। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि क्रोमैटिन के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन का नाम होता है हिस्टोन प्रोटीन, फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एंड उसके बाद वो आरएनए भी कंटेन करता है। फिर नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे कि लाइक एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शंस एज सेंट्रोमियर। एवरी क्रोमोसोम has a primary constriction as सेंट्रोमियर। ठीक है, अभी सेंट्रोमियर की बात तो हम देख ही रहे हैं। अभी सेंट्रोमियर क्या होगा कि सेंट्रोमियर इज ऑन द साइड पार्ट और उसका जो सेंटर पार्ट होगा उसको कहेंगे काइनेटोकोर। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कि सेंट्रोमियर ऑन द साइड ऑफ विच अ डिस्क like structure present known as काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर। अभी परेशान नहीं होना है कि सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर किसको कहेंगे, वो अभी मैं डायग्राम से आपको बताऊंगी कि ये होता क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैंने बताया कि हर एक
न्यूक्लियस में अलग तरह के डिवीजन होते हैं, फिर डाई से पता चला कि अलग तरह के रंग होते हैं। तो वैसे ही अभी मैं बताऊंगी कि जो अलग अलग डिवीजन होता है, मॉडल्स जो होते हैं वो किस बेसिस पे डिवीजन किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, कि अगर वो सेंटर पे है तो उसको क्या नाम देंगे, अगर वो कॉर्नर पे है तो उसको क्या नाम देंगे, वैसा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा इस चीज़ के बारे में। अभी सेंट्रोमियर होल्ड्स, अभी सेंट्रोमियर के बारे में थोड़ा और लिखो कि centromere holds two chromatin on either side of the chromosome। ठीक है, अब on the basis of position, on the basis of position, nucleus is divided into how many parts? Into 4 parts। ठीक है, अभी कौन कौन सा? नंबर 1, अब आप बताओ मुझे, अगर मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं ऐसा स्ट्रक्चर बना रही हूं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैंने तीसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया, ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना 4th स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है। अभी हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो आप देख रहे हो कि ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन है, ये सेंटर पे है, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको चलिए हम लोग नाम, पहले ये बता दूं आपको कि ये जो सेंटर पे मैंने बनाया है वो क्या है, दिस इज द काइनेटोकोर। क्या है ये? दिस इज द काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर। अभी इसके ऊपर भी ऐसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे क्या, वो होता है सैटेलाइट स्ट्रक्चर, कॉन्स्ट्रक्शन स्ट्रक्चर, जिसको बाद में मैं आपको स्पेसिफाई करके बताऊंगी, ठीक है। इसको कहते हैं सैटेलाइट, ये, और इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आप बताओ मुझे कि जब काइनेटोकोर आपका सेंटर में है तो उसका क्या नाम आएगा, उसका नाम आएगा मेटासेंट्रिक। क्या आएगा आपका? मेटासेंट्रिक, ठीक है। अभी दूसरा में आप देख रहे हो कि थोड़ा सा ऊपर है, सेंटर पर नहीं है, और जब आपका न्यूक्लियस सेंटर पे नहीं है तो आप इसको क्या नाम दोगे, इसका नाम आएगा सब मेटासेंट्रिक। क्या आएगा? सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अभी तीसरे नंबर में आप देख रहे हो कि ये आपका थोड़ा टॉप पे, अभी और एक और चीज आप देख लो कि इसमें आपका ये जो है, ये चारों को क्या कहेंगे, दीज 4 विल बी नोन एज आर्म्स, और इधर आपका छोटा आर्म्स है तो इसको आप निम्ब कह सकते हो। अगर मैं कहूँ इसको
कि ये मैं नाम दे दूँ इसको शॉर्ट आर्म्स, तो क्या ये सही है? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि इसके आर्म्स इधर आपके शॉर्ट होंगे, तो इधर क्या होगा? इधर आपका आ जाएगा लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, ये ऐसे मैं दे देती हूँ। अब इसको हम लोग क्या नेम देंगे? इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊपर है, तो इट विल बी नोन एज एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूंगी? इसको नाम दूंगी, दिस होल स्ट्रक्चर विल बी नोन एज, इसको मैं थोड़ा साइड लिख देती हूँ इस तरफ, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया लॉन्ग आर्म्स। ठीक है, अभी ये वाला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को मैं लिखूंगी एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? एक्रोसेंट्रिक। अब हम लोग सबसे मिनिमल की बात करेंगे जिसमें शॉर्टेस्ट आर्म है, तो उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? दिस विल बी नोन एज आपका टीलोसेंट्रिक। ठीक है, टीलोसेंट्रिक हो गया। अब इसके शेप्स भी आते हैं, अगर आपको बाद में रिकॉग्नाइज कराया जाएगा तो आपको ये कहना है, क्या ये आपका वी शेप लग रहा है? ये वी शेप का आएगा। फिर उसके बाद जो आपका सब मेटासेंट्रिक है, दिस विल बी डिनोटेड एज एल शेप। आपका जो एक्रोसेंट्रिक है, दिस विल बी डिनोटेड एज जे शेप। एंड जो आपका टीलोसेंट्रिक है, दिस विल बी डिनोटेड एज आई शेप। ठीक है, ये आपका शेप्स में डिनोट किया जाता है कि बताओ आपकी आई स्ट्रक्चर का कौन सा आपका क्रोमोसोम फॉर्म करता है, एल स्ट्रक्चर का कौन सा क्रोमोसोम फॉर्म करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम लोग ये वाला टॉपिक ख़त्म करते हैं और होप कि आपको क्लियर हो गया होगा अब तक कि हमने जो जो अभी तक न्यूक्लियस पार्ट का पढ़ा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी डाउट्स हो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना मुझसे। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। सो अभी के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द फर्दर। अभी हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होगा ऑन द टॉपिक ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट बच्चों। सो फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर। एंड हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना अपने क्लासमेट्स के साथ कि उनका भी डाउट्स क्लियर हो। सो बाय बाय एंड टेक केयर।